नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया लुक और मैं आपका साथी अतुल कुमार सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया शो लेकर के। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दुनिया में जाने माने नाम, हिंदुस्तान में भी जाने माने नाम, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो पूरी दुनिया भर में 500 से ज़्यादा शो कर चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही छोटे जगह जिसका नाम गोंडा जिला है वहाँ से उठ करके और मुंबई शहर तक जाना और अपने सपनों को वो पंख दे पाना और इतनी ऊंचाई तक जाना, अपनी कामयाबी को पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज उनसे हम बात करेंगे, उनकी पूरी जीवन का पूरा कथा व्यथा, पूरी इतिहास जानेंगे। उससे पहले दुष्यंत की एक लाइन भी है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। मैं इसके उत्तर में आपसे ये कहूँगा कि हंसी तो है, हंस तो सकते हैं। कहते हैं अपने देहाती गांव में भी ये कहावत भी है कि हंसने से खून बढ़ता है, तो शायद आपका भी बढ़ जाए, शायद भूख भी मिट जाए चेहरे पे मुस्कान आने से। तो खैर चलिए, ये तो बातें चलती रहेंगी। रियाज इंडियन साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। और आप, मुझे पता चला है कि आप पूरी दुनिया भर में लगभग 500 से ज़्यादा शो कर चुके हैं और काफ़ी नाम भी है आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारी तरफ से आएगा कि ये नाम के बाद जो ये टाइटल है इंडियन, ये इंडियन जोड़ने का क्या मादा है? मतलब कोई राजनीतिक इसके पीछे कोई कारण हो, या नेशनलिज्म वाला कोई धारा से, विचारधारा से आप जुड़ गए हों, उसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं है। और रही बात टाइटल वाला, टाइटल बिना तो आजकल कुछ चलता ही नहीं है ना। हाँ। टाइटल ज़रूरी है। अच्छा। तो मेरा नाम एक्चुअल में ओरिजिनल रियाज अहमद है। रियाज है, हाँ, लेकिन रियाज इंडियन हमने उसको किया क्योंकि बहुत टाइम से लोग हमसे कहते थे, मेरे दोस्त लोग, की तो आप नाम बदलो। अच्छा। बोला क्यों? नाम में रुकावट आ रही। बोला कैसी रुकावट आ रही भैया? बोले नहीं, नाम बदल के देखो। तो मेरी जिद थी कि भैया नाम नहीं बदलेंगे, माँ बाप ने इतना प्यार से रियाज नाम रखा है। तो और फिर हर कलाकार की जान रियाज है और उसी को हटाने के लिए बोला। तो मैं बोला रियाज नहीं बदलूंगा, लेकिन उसके आगे कुछ सोच सकते हैं। तो मेरे जहन में चल रहा था बहुत सारी चीज़ें। तो एक बार हमारे किंग सुपरस्टार शाहरुख खान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। जी हाँ। तो रात को 3 बजे 2003 में। 2003। जी हाँ। तो उनको हमने मिमिक्री सुनाई। तो बहुत देर से बहुत हैप्पी हुए, खुश हुए। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आपका नाम, तो मैं बोला, मेरे मुँह से निकल गया, सर माय नेम इज रियाज इंडियन। तो बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम्हारी मिमिक्री बहुत अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छा लगा है मुझे आपका नाम। रियाज इंडियन क्लिक होने वाला नाम है, हटकर नाम है, भीड़ से अलग है। उन्होंने इतनी तारीफ की। बोले एक जिन्होंने आदमी जो खुद सुपरस्टार है, गलत बात तो नहीं कर सकेगा, तो इसमें रियाज है ही। तब से टाइटल वो चिपक गया, फिक्स हो गया। उसके बाद हर जगह रियाज इंडियन फेमस होने लगा। अच्छा, मतलब एक सवाल मेरे मन में ये भी है, मतलब वो काफ़ी कॉमन सवाल है, क्योंकि हर फील्ड से जो भी लोग आते हैं उनसे बड़ा कॉमन सा सवाल, सामान्य सवाल पूछा जाता है कि ये कैसे करें आप, या ये कैसे बनने के सवाल हुआ। तो वही हमारे पास भी थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन हम पूछेंगे कि कॉमेडियन बनने के जो सपना है कैसे आया कि कॉमेडियन बनने का? क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, वो बने। आपके मन में भी जैसे बात है कि आपकी फैमिली में बाकायदे विरोध होगा माता पिता का कि कॉमेडियन बनने जा रहा, पता नहीं क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा जी। तो वही कैसे सपना आया कि कॉमेडियन ही बनना है, इसी से अपना दिनचर्या चलेगा, जीवन चलेगा? नहीं, मेरा सपना था कि कुछ बनना, कॉमेडी नहीं बनना नहीं। मेरा सपना था कुछ बनना। तो जैसे बोले लोगों का सपना होता है डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो बड़ी बड़ी चीजें ना, बड़ी। तो हमारी जो पढ़ाई थी वो इतनी कम थी कि डॉक्टर इंजीनियर तो दूर की बात है, मैं गैरेज में मतलब गैरेज में भी नहीं मैकेनिक, मतलब इतनी पढ़ाई कम थी यार। पढ़ाई बिना गड़बड़ सब था। 5वीं क्लास हिंदी मीडियम, और वो भी गांव की पढ़ाई। तो वो भी भाषा हमको हिंदी ही आती थी, गांव की भाषा आती थी। तो उसमें मैंने बोला यार पढ़ाई के हिसाब से तो मुझे कोई बड़ा काम नहीं, डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। बोले कुछ नहीं बन सकता, तो मैंने सोचा कोई जॉब करेंगे। मुंबई आए, मुंबई में बहुत सारे काम किए हमने। तो मेरा मकसद था कि मेरे माँ बाप जहाँ हैं उनको आगे ले जाने का, परिवार को साथ लेके तरक्की कैसे किया जाए। हमने काफ़ी काम किया, सब कुछ किया। तो मैंने बोला पढ़ाई मेरी जो है मेरे हर काम में रुकावट बन रही है। हाँ, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी कम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
तो मेरे जहन में अपने आप ऐसे ख्याल आया, यार फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग है, वहाँ मैंने सुना है डायलॉग बोलना पड़ता है, डायलॉग हिंदी में लिखा, और वहाँ किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती हाँ है। तो अच्छा, हाँ ये अच्छा आपने बताया, बॉलीवुड सबसे ज़्यादा मुझे इसलिए प्रभावित और पसंद आया है क्योंकि बॉलीवुड में आप किसी भी फील्ड में जाओ तो वहाँ पर आपको पूछते हैं कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ से हो, तुम्हारे मम्मी पापा, ये दुनिया भर का सवाल करते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाओ तो आपसे कोई डिग्री नहीं पूछता, सिर्फ आपकी प्रतिभा देखी आप क्या करते हो, हाँ ठीक है नंबर लिख दीजिए बताऊंगा, कहीं नहीं पूछते। ये सबसे अच्छी बात, ये नहीं पूछेगा कौन से जात के हो, कौन से धर्म के हो, कौन सी जगह, आप एज ए इंसान हो वेलकम है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैं फिर वही आता हूँ कि पढ़ाई की वजह से हमने कई काम करना चाहा भी नहीं कर पाया, तो मैं सोचा एक्टिंग में ट्राई करता हूँ, तो डायलॉग हिंदी में पढ़ लूँगा, करूँगा, शायद इसमें कुछ हो जाए। एक्टिंग के पीछे लगा रहा, भागता रहा, कहीं कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले, तो साइड में जॉब भी करता था, स्ट्रगल भी करता था। स्ट्रगल, हाँ, संघर्ष बहुत लंबा रहा। हाँ, इतना लंबा था समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ख़त्म होगा या नहीं खत्म होगा। अच्छा। अरे तो फिर मैंने सोचा मुझे मिमिक्री का शौक हुआ। अच्छा, मिमिक्री का शौक हुआ। एक फिल्म देखी मैंने जॉनी लीवर साहब की, अनमोल फिल्म का नाम था। तो उस फिल्म में जॉनी भाई ने 2-3 आवाज़ें निकाली थी, तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने सुनकर हैरान हुआ कि भाई एक आदमी दूसरे की आवाज़ कैसे निकाल सकता है, कैसे निकाल। तो मैंने अंदर से मेरी भी तमन्ना जागी कि मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं पागल हो गया, वो बार बार डायलॉग रटूँ, ये करूँ, धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा होने लगा। जब मुझे 2-4 आवाज़ें निकालने लगा तो जिसको सुना हो तालियां बजाए, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, लेकिन उसको पैसा नहीं बनाया मैंने, पैसा नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, हाँ, ये काम कर सकता हूँ। जी हाँ, तो एक्टिंग की तरफ भागता रहा, लेकिन ये मजाक मजाक में जो सीखा मिमिक्री, इससे हमारा हर जगह लाभ होता रहा, शो मिलने लगे। खैर मतलब इस पे तो हम आएंगे रियाज भाई बहुत बाद में भी कि ये स्ट्रगल कैसा रहा आपका। थोड़ा सा शुरुआती दौर में अगर हम लोग चलें तो आप गांव के गोंडा जिला एक ऐसा जिला है जो पूरे यूपी में थोड़ा सा बदनाम है, रंगबाजों का जिला कहा जाता है, एक से एक वहाँ से बाहुबली पैदा हुए, ये हुए। अब इतने छोटे से जगह से एक लड़का उठ करके मुंबई शहर जाता है, माया नगरी कही जाती है, फिल्मों का शहर कहा जाता है, बड़े बड़े लोग हैं, एक से एक लोग सपने लेके जाते हैं, कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं, कितने लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो वहाँ एक छोटे से शहर का लड़का वहाँ जाता है सपने करके अपने को ये करना है और वो कर लेता है। तो इसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को, साथियों को, कि यहाँ कई सारे ऐसे लोग आपको देख रहे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि मतलब मैं भी वहाँ जाता, लोग हमको सुनते, मैं भी थोड़ा सा 2-4 लोगों के बीच में हमारा नाम होता, तो जरा उनको भी जरा मोटिवेट और अपनी कहानी बताइए। सबसे पहली बात तो जिला गोंडा ये हमारा जिला पड़ता है, और जिला गोंडा भी तो बड़ा है, लेकिन हम रहते थे गाँव में जिसका नाम बड़नापुर है। बड़नापुर पास में एक बाजार, जो सबसे पहले जो कुछ सामान खरीदने जाओ रगड़गंज आता है, तो ये जिला पड़ता है, यानी कि जिला गोंडा से 25 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो आपने अच्छा कहा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मतलब एक छोटे से गांव से इतना दूर जाकर ये कैसे नाम कमाए। मुझे बहुत से लोग कहते हैं मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी ये करना, तो मैं उनको कहता हूँ देखो, अंग्रेजों की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आती है, हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनकी एक लाइन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत आई लाइक इट, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब अगर आप इंसान हो और किसी ने ये काम किया है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप दिल से करोगे, आप मान लो कि कुछ भी करके करना है, तो दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा, तो आप हो जाएगा। क्योंकि उसी तरह से देखिए कामयाब वही होता है, करो या मरो, जिसने ठान लिया, गांधी वाले लाइन। कोशिश होना चाहिए, समुंदर में आप डूब रहे हो, आपको मालूम है डूब जाएंगे, लेकिन कोशिश बचने की इतनी होनी चाहिए कि मर जाऊंगा, समुंदर भी हार मान जाए। हाँ, तो वो कोशिश होना चाहिए। अच्छा। यहाँ बहुत से लोग जाते हैं बॉलीवुड में, समुंदर किनारे, समुंदर किनारे में नज़ारे देख लिए, सुंदर लड़कियां देख लिए, फिल्म देख लिए। कुछ लोगों के घर वाले मनी ऑर्डर करते हैं कि बेटा चिंता मत करना, अमिताभ बच्चन बन के ही आना, पैसे लगा रहा हूँ मैं। ये पैसा लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो टहल रहे हैं। इनका असली स्ट्रगल शुरू होता है जब इनका पैसा घर से आना बंद हो जाए, तब ये अपने औकात में आते हैं। फिर अगर हिम्मत रहा उनमें तो टिकते हैं, नहीं तो फिर बेटा अब आ जाओ, छोड़ो, मैंने
चांस दिया था, अपनी कुछ हुआ नहीं। हाँ, लेकिन टिकता वही है जिसने ईमानदारी से मेहनत की। वही है ना, पढ़ाई लिखाई हो गया भाई, एग्जाम में पास होने का डर उसे नहीं होता है जिसने पढ़ाई की। डर उसे होता है जो पढ़ाई नहीं करता, है ना। अगर आप वही है जो संघर्ष करता है। हाँ, मतलब तो वही है कि मतलब अगर आप चाहोगे दिल से, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा। कर्म छोटा हो बड़ा हो कोई भी काम हो, काम करना पड़ेगा। ठीक। और फिर ये नहीं कि मैं ये हूँ वो कैसे करूँ, आपको क्या चाहिए वो भी तो देखो। हाँ, है ना। आप पूरी दुनिया 12 घंटा सोती है, 2 वक्त की रोटी कमाती है, आप भी 12 घंटा सो के आप चाहते हो चांद तारे मिल जाए, पॉसिबल नहीं। तो आपको 12 के बजाय 15 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, तभी भीड़ से अलग हो पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रोफेशन की तरफ सवाल लेके जाना चाहता हूँ आपके। अच्छा। कि मतलब ये आया कि आपको भोजपुरी मीडिया का, भोजपुरी सिनेमा का आपको जॉनी लीवर कहा जाने लगा, और भोजपुरी जगत के लोग आपको बुलाते भी रहे कि आप आ जाइए काम कीजिए, लेकिन आपने नकार दिया कि नहीं, मैं ये बहुत फूहड़पना है यहाँ पे, और भाषा की मर्यादा नहीं है वहाँ पे, शब्दों का गरिमा नहीं है, तो मैं यहाँ काम नहीं करूँ। क्या है इसको थोड़ी सी? हाँ, मैंने शुरुआत में 6-7 फिल्में की भोजपुरी, लेकिन मैंने देखा कि उसमें गंदगी, वल्गैरिटी बहुत, तो फिर घर वाले भी हमारी वो फिल्में देखते हैं, बोले बेटा कहाँ काम कर रहे हो, कैसी फिल्में कर रहे हो ये। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो गंदगी है, और फिर बहुत से लोगों ने कहा ये घटिया काम करोगे तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपको नहीं लेगी। अच्छा, वो भी एक डर था। हाँ, वो भी डर था। तो मैंने भोजपुरी फिल्म में बोला भैया, बहुत ऑफर आए मेरे दोस्तों के आते थे, भैया सॉरी यार भोजपुरी फिल्में नहीं करूँगा, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे ऑफर आ रहे हैं और वापस मैं भोजपुरी फिल्में करना चाह रहा हूँ, और कई लोगों से बातें भी चल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि क्या मतलब आप वहाँ जाएं और एक नज़ीर बन जाएं कि नहीं मैं वल्गैरिटी नहीं करूँगा, मैं खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी लोगों को हंसाऊँगा, उनको एंटरटेन करूँगा, तो ये भी एक नज़ीर बनने का रास्ता तो हो ही सकता है ना जा करके। तो मतलब इस तरह से नकार देना है कि नहीं वो सब लोग वैसे ही हैं तो हम कीचड़ में नहीं उतरेंगे, तो वही बात है ना कि जब तक आप कीचड़ में उतरेंगे नहीं तो वो साफ कैसे होगा। हाँ, तो मैं पहले उतरा था। हाँ पहले उतरा हूँ, 7 फिल्में की मैंने। अच्छा। वाह खिलाड़ी वाह, भोजपुरिया दरोगा, गंगा तोरे देश में लागी ऐसी लगन की फिल्में, अंदर उतर कर देख लिया क्या है। तो मैं बोला यार कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे लगा कि यार यूपी बिहार इतना बड़ा देश है, इतने पावरफुल के लोग हैं यहाँ पर, क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं। तो वहाँ पता चला डिसिप्लिन, छोटे बड़ों का अदब, ये सारी चीज़ें जो शहर में लोग कहते थे गांव वालों से सीखो, लेकिन फिल्म के जरिए बहुत गलत चीज़ें बता रहे थे, गलत चीज़, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब भोजपुरी फिल्में भी अच्छी बन रही है, अच्छे लोग बना रहे हैं, टैलेंटेड लोग हैं जो भोजपुरी में काम करना पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से मैं बहुत जल्द कई फिल्में, अभी 2-3 अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वापस भोजपुरी में शुरुआत कर रहा हूं और लोग देखेंगे। नहीं मतलब ज़रा भोजपुरी भाषा के लोगों को भी ज़रा बताइए कि मतलब भोजपुरी जो भाषा है सही में वो इतना अश्लील नहीं है, सही में कितनी अच्छे कितने बेहतरीन गायक, कितनी बढ़िया उसकी जो निर्गुण भजन रहे हैं, एक से एक रहे हैं। तो अब जानते हैं, थोड़ा सा बताइए कि मतलब जो जितने नहीं है, थोड़े से अनपढ़ टाइप के लोग आ गए हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो कलाकार हैं, आपके लोग जो बात ज़्यादा लोग सुनेंगे मानेंगे। क्या है, बदनाम करने वाले थे, हैं और वो रहेंगे। अच्छा, लेकिन आप अगर अच्छे हो तो आपको कोई कर ही नहीं सकता। आपसे एक बार मुलाकात हुई, ठीक है, आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। हाँ। आपके बारे में हम सोचे यार वो सही नहीं है, लेकिन एक बार जब मुलाकात कर लूंगा तो फटाक से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो वही है कि भोजपुरी लोग जो बुरे हैं, भोजपुरी में क्या बॉलीवुड में नहीं है, वही जो बुरा है वो हर जगह है, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, बुरा ही रहेगा। तो बुरे को आप इग्नोर करो, आप अपने अच्छे काम करते जाओ। तो मेरे ख्याल से आज भोजपुरी फिल्में अच्छी बन रही है इसीलिए क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदला है, लोगों ने इस बात को समझा सुना कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है। तो पहले बहुत सी भोजपुरी फिल्में बनती थी, आदि बनी पैकअप, प्रोड्यूसर भाग गया, आदि में डायरेक्टर ने डुबा दिया उसको, लड़की खूबसूरत दिखी ले आए, बोले इसको हीरोइन कर दो, प्रोड्यूसर बर्बाद हो गया, उसको एक्टिंग आती नहीं। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ थी ना, तो अब लोगों को अक्ल आया है। और भोजपुरी इसलिए चलेगी क्योंकि हिंदी फिल्मों में आजकल जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है वो गायब करते जा रहे हैं। तो भाषाएं कोई भी हो,
जब आपके घर की बातें आपको सुनाई जाएगी, आपको मजा आएगा। आप ही क्या, आप वो जाहिर बात है कि जाहिर से आपकी जब भाषा में सुनाई जाए तब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बिल्कुल बात है भाषाओं में, और वही हमारे हिंदुस्तानी के जो कल्चर है आजकल वो भोजपुरी फिल्मों के जरिए देखा जा रहा है, और इसीलिए अच्छा लग रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और जिन चीज़ों की गंदगी थी वो सब लोग कट करते जा रहे हैं आजकल। तो मतलब सुधार हो रहा है, काफ़ी सुधार हो गया। यही वजह है कि मैं वापस भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। ओके, ठीक जी। चलिए, खैर तो ये है, थोड़ी सी ज़िंदगी के ऊपर अगर सवाल हम करें आपसे कि मतलब आपके प्रेरणादायी स्रोत कौन रहे? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, हम लोग तो उस जनरेशन से आते नहीं हैं, लेकिन हमने सुना है कि बड़े बड़े कॉमेडियन उस टाइम पे जॉनी वॉकर है ना, हर्षरानी और असरानी साहब, महमूद साहब, और आज डेट में देखे जॉनी लीवर वगैरह साहब, राजू श्रीवास्तव आज डेट में। तो ये इन सब लोगों को देख करके सीखना, ये कौन सबसे बड़ा आपको नहीं होता प्रेरणा के स्रोत बने हैं आपको, जिनको देख कर आप बहुत सीखे हो कि नहीं यार इनके जैसा बनना है, इनके जैसा काम करना है? जी देखिए, प्रेरणा तो आप हर किसी से लिया जाता है, लेना भी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अरे इसको क्या आता है जो मैं से, अब सीखने की आप मतलब सोचेंगे आप तो हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले, हर आदमी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। तो जब कॉमेडी जब मैं करने लगा, मिमिक्री करने लगा, तो हमने जॉनी भाई को बहुत देखा। तो जॉनी भाई एक तरह से आपके ज़्यादा प्रेरणा रहे? प्रेरणा जॉनी भाई रहे, क्योंकि जॉनी भाई के फिल्म में उनका सीन देखकर मुझे मिमिक्री सीखने की इच्छा जाहिर हुई। हाँ, लेकिन संगत का असर है। जो आज मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट जो लाइव शो में तो ये संगत का असर है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, दुनिया जानती सुनील पाल जी, वो हमारे अच्छे मित्र है। तो साथ में टहलने घूमने एक दूसरे के शो में शामिल होने की वजह से, उस संगत का असर की वजह से आज हम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, फिल्मों के साथ साथ। जी रियाज इंडियन भाई, हम ये जानना चाहते थे कि इस लॉकडाउन में जब से कोरोना महामारी ये फैली तो पूरी दुनिया बंद हो गई, तो इसमें आपके जैसे जितने भी छोटे मोटे कलाकार होंगे, जो आपसे छोटे होंगे, जिनका जो पूरा जो उनको इनकम होगी, जो उनकी जो छोटे मोटे जो पैसे कमाते हैं, उन्हीं से वो पूरा अपना घर परिवार चलाते होंगे, उनका भी पूरा बंद हो गया। क्योंकि जो वो जहाँ पे काम करते होंगे वो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म मिलते होंगे, जहाँ पब्लिक बीच में जाकर परफॉर्म करते होंगे, वहाँ से जो कुछ पैसा कमाते होंगे उससे अपना घर चलाते होंगे, ये सब उनको मिलना बंद हो गया। तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि क्या परेशानी क्या आई इसके पीछे, और ये जो इसके बीच में OTT प्लेटफॉर्म जो है, जो खासकर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत अचानक से हिट हो गया, बूम कर गया। जी। अब जो इस टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा है वो तो पूरा पीछे के पीछे खाई में ही छूट जाएगा वो। देखिए, कोरोना की वजह से समस्या सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है, पूरी दुनिया में तकलीफें आई है। हर आदमी परेशान है, इसका शिकार हर कोई हुआ है। किसी के भी मतलब जिसका दुख वही समझ सकता है, उसके बारे में बता भी नहीं सकते, इतना तकलीफदायक हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई है कि कोरोना में सिर्फ जो गरीब थे उनको लाभ हुआ है। उनको लाभ हुआ? हाँ, जो अमीर थे उनको लाभ ये था कि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गरीब थी उनका मदद करने वाले भी लोग थे, भाई अड़ोसी पड़ोसी, सरकार है। लेकिन जो अमीर और गरीब के बीच में थे, वो बेचारे दब गए, क्योंकि वो तो ना तो आपसे उधार मांग सकते हैं, उनका अपना स्टेटस अपना है, सब कुछ भैया कभी हाथ नहीं फैलाया, वो आपसे उधार भी नहीं मांग सकते और ना ही मदद कर सकते। तो सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा जो बीच में मिडिल क्लास वालों को, मिडिल क्लास, हाँ, सबसे ज़्यादा। और बाकी रही कलाकारों का ऐसा है कि बहुत सारे कलाकार शो में जाते थे, वो सारी काम बंद पड़ गया। अब धीरे धीरे अब स्टार्ट हुआ है कि किसी बर्थडे हुआ, किसी फंक्शन, गिने चुने लोग अभी स्टार्ट हुआ है। तो मतलब वो भी अब थोड़े से बैक टू और लोकल लेवल पे आ गए हैं, जहाँ से भी उनको कुछ इनकम मिल जाए, कुछ काम करके अपना। हाँ, फिलहाल अभी जो जिस जोश में काम चल रहा था अभी नहीं चल रहा है, उस पर एक ब्रेक लग गया। वो तो झटका लगते ही ना, फर्क पड़ता है। तो अब धीरे धीरे वापस सब सही हो जाएगा। मैंने सुना है वैक्सीन भी आ गई। वैक्सीन भी, ठीक है। तो रियाज इंडियन भाई, जरा सा हम ये भी चाहेंगे कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो कला है, वो जरा आप नया लुक के दर्शकों को भी जरा सुना करके दिखाइए कि जो मिमिक्री आप करते हैं, जो 2-4 फेमस आर्टिस्ट हैं उनकी जरा सा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहते हैं कि सबसे टफ मिमिक्री आपको किस आर्टिस्ट की, किस एक्टर की लगी हो? देखो, ये अच्छा सवाल है, बहुत लोग करते हैं। मतलब सबसे मुश्किल सवाल मतलब किसकी आवाज़ निकालने में सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ हुई हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ा हो? नहीं, मैं तो खुद ही रियाज हूँ, तो रियाज नहीं कर। देखो, मेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर मेरा नाम रखा रियाज,
क्योंकि मैंने कभी रियाज करना नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, रियाज के बिना काम नहीं होता ना। गरीब आदमी का नाम राजा कर दोगे तो राजा नहीं होगा। राजा बनने के लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा जो है ना कि नाम जो है खुद ही रियाज है, तो रियाज करता भी रहता हूँ। तो नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं कि नाम तो रियाज नहीं चलेगा, है ना। तो कलाकार जिसको मतलब उसको एक्सेप्ट करने में, अडेप्ट करने में काफी मुश्किलें आई। हाँ सॉरी, मैं आपके पॉइंट ये था कि मतलब कौन सी आवाज निकालने में ज्यादा मुश्किल होता है। मुझसे बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा कठिन मुश्किल किस कलाकार की आवाज निकालने में होती है। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ, भाई जो काम आपको नहीं आता उस काम को करने में आपको मुश्किल आएगी, और जो काम आपको आता है उसमें काहे की मुश्किल है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कोई आवाज़ें आप सीख रहे हो अभी, प्रॉपर आपको आई नहीं है, अचानक फरमाइश आ गई तो थोड़ा कठिन ये होती है, यार कैसे करूँ, करना तो है ही है। मैंने कहा ना, करो या मरो। तो अगर अब यहाँ ये सोचता हूँ मैं हमेशा कुछ भी करने से पहले कि यार अगर नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, इसलिए वो हो जाता है। अच्छा, करना है या मरना है तो कर जाओ ना साहब, क्यों मरेंगे, है ना। ठीक। हाँ, तो इसलिए वैसे आज हमारे बीच नहीं रहे, बहुत बेहतरीन इंसान थे। खाली फिल्मों के जरिए उन्हें लोग बुरा कहते थे। मुगम्बो खुश हुआ, अमरीश पुरी। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कहता, लोगों का मानना है कि अमरीश पुरी जी की वॉइस मतलब मेरे जरिए बहुत से लोग आज कर रहे हैं। हाँ। सभी कॉमेडियन ये चीज़ जानते हैं। हाँ। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि क्योंकि ऐसा सुनकर ही अच्छा लगता है कि अमरीश पुरी की वॉइस आज जितने भी लोग दुनिया में कर रहे हैं वो आपकी देन है। तो जरा सा वो सुनाकर भी दिखा दीजिए। तो अच्छा सुनाता हूँ। DDLJ का एक बहुत बेहतरीन डायलॉग था उनका। अमरीश पुरी साहब शाहरुख खान से बढ़ के होते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं, कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया, और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मैं तो कहता हूं तू शुक्र कर भाग्यवान जो अंग्रेजी पन के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वही हाल होता धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मुगम्बो खुश हुआ। तो अच्छा लगता है। इसके बाद और कोई कलाकार हों जो और मुश्किलात लगे आजकल कॉमेडी के दौर में? जॉनी लीवर साहब को तो लोग जानते हैं, पसंद करते आए हैं और पसंद करते रहेंगे। लेकिन इस लाफ्टर में आए हुए एक कलाकार है जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते, उसकी आवाज ही उसकी पहचान बन गई, जबकि वो सिंगर नहीं है, कॉमेडियन है। उनका नाम है एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी साहब को बहुत लोग पसंद करते हैं, उनका अंदाज उन्हीं के सामने मैं निकालता हूँ। हाँ। वो नाम लेते हैं अब एहसान कुरैशी और मैं निकालता हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं, कोशिश करता हूँ उनका एक अंदाज। एहसान कुरैशी। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये झाड़ क्या तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है। तो एहसान जी का अच्छा रियाज भाई, इसका कुछ ट्रिक भी क्या, मतलब कई सारे स्टैंड अप कॉमेडी में देख रहे होंगे आप, जो लड़के आज कॉमेडी या मिमिक्री सीखना चाहते हो, कुछ इसका ट्रिक भी है क्या कि ये आवाज में जो मॉड्यूलेशन लाना, कहाँ पिच ज्यादा रखना, कहाँ बेस भारी रखना है, इससे कुछ ट्रिक भी है क्या? जरा सा आप गाइड कर दें उनको, या कुछ ट्रिक उनको दे दें इस काम को। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा, ये गॉड गिफ्ट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। ऐसा लोग कहते हैं भैया गॉड गिफ्ट है, ये हर किसी के पास नहीं होता। शायद गॉड गिफ्ट हो, क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हो वो बना सकते हो आप, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है वो आप कैसे करोगे? तो गॉड गिफ्ट तो होती है हर चीज़। हाँ, लेकिन मतलब कोशिश करने से या कुछ आप जब तक कोशिश नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ नहीं होती। गॉड गिफ्ट यही होता है कि मतलब गॉड जो है, अल्लाह, खुदा, भगवान आपको इशारा करता है ये काम आपके लिए है, आप इसको करो,
और इसमें आपको कामयाबी हासिल हुई, फिर आप उतनी मेहनत करोगे तो वो फल मिलना शुरू हो जाएगा। फिर दुनिया कहेगी मतलब कोई ट्रिक नहीं है या कोई कुछ ऐसा? इसका ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है भैया। इसका क्या है, क्योंकि मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ ऐसा एक टेक्निक हो जिससे जो मतलब थोड़ा बहुत अभ्यास करने से वो चीज़ें आ जाएं। इससे गला तो चाहिए, गला चाहिए। हाँ, गला, क्योंकि गले बिना तो काम नहीं होगा। अच्छा। गले बिना दाल गलेगी नहीं, है ना। गला चाहिए। अच्छा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप, मैंने फिर वही बोलूँगा मैं एक लाइन कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर आप करने की ठान लो तो। लेकिन आप चाहोगे भैया हमें फल ये चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, आसमान तारे सितारे चाहिए, और आपको जब वैसे रोज़ खा के सो जाओगे, नहीं होगा। आप कर्म करोगे तो फल की गारंटी है, फल की। वरना कहने वाले तो यही कहते हैं कर्म करते जाओ, फल का क्या है, बाजार से ले लेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे कि जो बहुत ही आपको मिमिक्री इनका करने में जिन आर्टिस्टों का आपको बहुत आसान लगा हो कि यार इनका तो बिल्कुल झटके में हम कर देंगे, चुटकी के खेलेंगे। अच्छा। तो जरा उनके भी जरा करके जरा दिखा दीजिए दर्शकों को हमारे, जो आसान लगा हो। हाँ, जिनको आसान लगा हो कि बहुत। हाँ, आसान वही है जो बच्चे कर रहे हैं आजकल। हाँ। मैं भी बच्चा बन जाता हूँ। हाँ। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान भी। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम पे पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। ये राजकुमार साहब। और कोई एक दो आर्टिस्ट जो आपको बहुत पसंद हो? हमारी नहीं, लेकिन हमारे नया लुक के दर्शकों को बहुत पसंद है। हाँ। वो है नाना पाटेकर साहब। हाँ, क्या बात। नाना पाटेकर साहब तो हम लोग तो 2-4 लाइन सोचते यार याद रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन नाना पाटेकर साहब को लिस्ट दे दो तो फिर वो डायरेक्टर बोलता है कट कट कट, तब वो रुकते हैं। जब क्रांतिवीर का जो आखिरी वाला डायलॉग, जी हाँ, क्रांतिवीर में बड़ा धमाल था। कोशिश करता हूँ 2-4 लाइन, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। नाना पाटेकर साहब को क्रांतिवीर में फांसी की सजा होती है और उनकी तमन्ना होती कि मुझे वही फांसी लटका दो जहाँ से हमने क्रांति की शुरुआत की थी, क्रांति मैदान में। नाना पाटेकर साहब वहाँ गरीबों को देख के कहते हैं आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे ऐसे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। हाँ, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओ। लेकिन ध्यान में रखना, यही तुम्हारी बुजदिली नामर्दांगी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपने ईमान को बेच दिया। कल एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा मन कहाँ गया था? भाड़ में। ये बिच्छू जैसा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पे देख नहीं पाएगा। वो एक बात भूल रहा है, उनके देश में जो रोटी बनती है उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस कर आता है। साले अपने देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं ये मुर्दों का देश है। यहाँ वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढमका। हाँ, अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भाई को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में 3री में। क्यों समझा रहा हूँ? हाँ, क्यों बातें कर रहा हूँ पत्थरों से? हंसो, खुशियाँ मनाओ। आज एक और क्रांति के राह पे शहीद होने जा रहा है। हाँ, कल कोई दूसरा होगा। हमें क्या, हम तो ऐसे जीते हैं, ऐसे जीते। जियो भाई जियो, जिसे जैसे जीना। मुझे नहीं जीना कीड़े मकोड़ों की जिंदगी। ला भाई ला, चल। तो ये काफी पॉपुलर हुआ था। हाँ, लंबा डायलॉग है, लंबा है और मकबूल है ये तो। जी हाँ, ये काफी पॉपुलर हुआ। अच्छा, मतलब जरा सा ये भी हम सुने थे, कई सारे दर्शक होंगे हमारे जी जो लीजेंड हैं, हमने अमिताभ बच्चन साहब। जी, जरा आप उनका भी एक बार करके। अमिताभ बच्चन का तो बहुत आसान है। हाँ, बच्चे कर रहे हैं, बस खाली हाय, नमस्कार देवी और सज्जनों, हाय, आओ ये हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। हाय भाई, पहला सवाल आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। हाय, जिसका अगर सही जवाब देंगे तो 1000 रुपये आपका कंफर्म। हाय, हाँ, कुछ भी कर रहे हैं।
अच्छा, तो रियाज इंडियन भाई साहब जी। मैं ये जानना चाहता था कि स्ट्रगल तो सभी करते हैं, जी हाँ। है ना, सब कोई अपना एक संघर्ष का एक दौर होता है, वो करके सब कोई आता है, शामिल होता है और वो मुकाम भी हासिल करता है। लेकिन एक पहला जो ब्रेक मिलता है जी। जिससे आदमी को नहीं होता कि एक वो आदमी को अंदर संभावना मिलती है, एक जोश जगता है, तो पहला ब्रेक कहाँ से मिला? हाँ जी हाँ, ये भी ऐसा है कि स्ट्रगल तो मैंने बहुत जगह किया, ऑफिस धक्के खाए, लेकिन जो वही फोटोग्राफ छोड़ दो, होगा तब बता देंगे, लेकिन कहीं से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो शौक से हमने जो मजाक में मिमिक्री सीखी थी और खुद की खुशी के लिए, दोस्तों खुशी के लिए किया करता था, आवाज़ें निकाला करता था, लेकिन ये मजाक ने मेरी ज़िंदगी को स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान रहा। कि एक दिन मैं मुंबई के लोखंड वाला एरिया में कुछ खरीदारी के लिए जा रहा था। अच्छा। तो मैंने देखा रास्ते पे शूटिंग हो रही है, तो रोड पे एक लड़का डायलॉग बोल रहा था, जानी जिनके घर कांच के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो ये कान में मैंने बोला यार राजकुमार का डायलॉग तो बोल रहा है, लेकिन ये राजकुमार की आवाज़ नहीं है। तो मैं वहीं रुक गया। मैंने सोचा यार जब ये बोल सकता है तो इससे अच्छा तो मुझे आता है। अच्छा। तो मैंने सोचा यार किसी कलाकार का काम हो रहा है, बीच में नहीं जाना चाहिए। हाँ। लेकिन इनसे मिलूं, शायद मेरा भी कुछ काम हो जाए। तो जब उनका सीन कट हुआ तो मैं उनके पास गया, मैं बोला मैडम जी, वो नहीं बर्गर खा के मोटी बन जाती हैं वो सब, हाई फाई ये फटे फूटे कपड़े। तो मैं बोला मैडम जी मैं भी आवाज़ें निकाल लेती हूँ। तो बोले अच्छा किस किस की आवाज़ें निकाल लेते हो? बोला कुछ आवाज़ें निकाल लेती हूँ। तो उन्होंने बोला किसकी निकाल सकते हो? मैं बोला किसकी आप बोलो। तो बोला अच्छा किसकी? मैं बोला बहुत लोगों की निकालता हूँ। तो बोला अच्छा कोई आवाज़ सुनाओ। तो वहाँ पर होटल के बाहर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा करो या मरो, जितना मेहनत कर सकते हो इस सबके बीच में कर दो, अगर अच्छा हो गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जाएगा क्या। तो मैं उन बड़े मूड में नाना पाटेकर साहब के फिल्म क्रांतिवीर का डायलॉग सुनाया, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ। अभी मुझे ऐसे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, हाँ थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, लेकिन ध्यान में रखना ये तुम्हारी बुज़दिल नामर्दानी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। पूरा डायलॉग सुनाया, बीच में इन लोग तालियां बजाने लगे। हाँ। तो इतना खुश हुए ये लोग। हाँ। बोले यार डायलॉग बंद करो, तुम्हारा नंबर दो। हाँ। बोला ले लीजिए, सभी को देते हैं, आप भी ले लो। तो उन्होंने मैडम ने नंबर लिया और कहा शनिवार या इतवार को हम शूटिंग करते हैं, तो आपको कॉल आएगा। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो बहुत से लोग नंबर लेते हैं, कोई कॉल कहाँ कर रहा है, कॉल कहाँ। लेकिन इत्तेफाक से वो मजाक में मैंने जो आवाज़ सुनाई थी, शनिवार को मुझे फ़ोन आया, बोले कल आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला कुछ नहीं। बोले तो ठीक है, कल आपका शूट है खार लकड़ा वाला बंगलो चैनल बी का ऑफिस में। अच्छा चैनल बी का, मैं खुश, अब मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मैं गया लकड़ा वाला बंगलो खार, वहाँ पूरा दिन शूटिंग किया मैंने, और वो पहला ब्रेक था। उन लोग को इतना अच्छा लगा कि फिर कंटिन्यूटी में उनके साथ काम करने लगा। उसके डायरेक्टर थे सुशांत शाह, जिन्होंने फिल्म बनाई दिल्ली चलो वगैरह। तो कुछ मतलब चुनिंदे फिल्में जिनमें आप काम किए हों? जी। कौन कौन से? जैसे एक फिल्म है हमारी जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। हाँ। फिल्म भावनाओं को समझो, जो मेरे मित्र ने बनाया था। दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें 51 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। तो 51 में से राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी, कपिल, सबके रहते हुए एक मैं भी था उसमें, जिसका नाम था भावनाओं को समझो। और कुछ टीवी सीरियल जिनमें बहुत हिट हुए, जिनमें आप काम किए हों? आज ये जो मैंने बताया B4U, ये चैनल वी पे सीरियल आती थी, इसका नाम था BPL ऑयल, जो ब्रेक मिला मुझे, वो सीरियल किया मैंने। फिर उन लोगों को मेरा काम इतना पसंद आया कि नया चैनल लॉन्च हुआ B4U म्यूजिक चैनल। तो उन्होंने कहा एक प्रोमो बनाना है। तो प्रोमो बनाना है, उसके लिए मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए। हाँ। तो सुशांत जी ने मुझे रिकमेंड किया, एक रियाज इंडियन का लड़का है, बहुत अच्छा मिमिक्री करता है, आप उससे करवा लो। तो B4U के ऑफिस में गया, उन्होंने कहा मुझे 2 प्रोमो बनाना है। उस वक्त मुझे प्रोमो नहीं पता था कि प्रोमो क्या चीज़ होता है। बोले चलो कोई सीरियल का होगा, जो भी होगा, हमें काम करने का मतलब है। अब उन्होंने ऑफिस में बुला लिया, बोले भैया
शाहरुख खान के फिल्म डर का डायलॉग आपको याद है? मुझे याद था, फिर भी मैं बोला नहीं याद है मुझे। तो उन्होंने VCR लगाया, ये लगाया, बोला ये लिख लो, याद कर लो। तो मैंने B4U पे पूरा दिन VIP ट्रीटमेंट, एकदम स्टार जैसा, गाड़ी में बिस्लरी पानी वगैरह सब लेके घूम रहे थे। तो पूरा दिन में 2 प्रोमो शूट किया। अब प्रोमो शूट हुआ, मैंने बोला कब आएगा? बोले बता दूंगा। एक दिन अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि उसने बोला अरे यार तुमको अभी भी टीवी पे देखा मैंने। बोले कहाँ टीवी पे देखा? बोले B4U पे। मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने बोला यार इतना खुश था, इतना खुशी से काम किया था, देखने को नहीं मिला। तो दोस्त को बोला यार मुझे बताया नहीं और आके चला गया। बोला वो तो पूरा दिन चलता है। बोला पूरा दिन चलता है? तो बोले हाँ, हर 10 मिनट में गाने के बाद आता है, जिसका नाम था कॉपी कैट प्रोमो। एक बार नाना पाटेकर का आता था, एक शाहरुख खान का आता था। तो 6 महीना लगातार चला। तब मुझे पता चला प्रोमो उसको कहते हैं जो बार बार आता है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी। अच्छा, अगर ऐसा अगर मैं ये कुछ नाम लूँ कुछ कलाकारों के, आप उसकी आवाज़ निकालेंगे जी जरा हम, जिसकी मैं पहला नाम लूँ प्राण साहब। प्राण साहब, मैं आपको ना एक छोटा सा एक्ट में कई आवाजें आपको फटाफट हाँ जरा सा वो वही क्लस्टर एक्सप्लोर। जैसे नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने गाना गाया था। हाँ। अब आप सोचिए नाना पाटेकर साहब अगर गाना गाएंगे तो डायलॉग बन जाता है। हाँ। नाना पाटेकर साहब की फिल्म यशवंत। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, सो मैं ऐसे बेमान फिर भी मेरा देशमान। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हमारे चुने कुत्ते हम ही को काटते हैं, हमारे इसी की बोटी आपस में बांटते हैं। इनके सामने बात करने को हमारा ज़मीर कांपता है, कल पैदा बच्चा सांस लेने को आपता है। क्या करे साला, वक्त है किसके पास, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सोचिए इतना खतरनाक डायलॉग सुनने के बाद मच्छरों का क्या हुआ होगा। मच्छरों को बहुत बुरा लगा कि आखिर ये फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरे पीछे क्यों पड़े। जब ये लोग हमारे पीछे पड़े तो हम इनको ही काटेंगे। तो हमने सोचा कि हमारे बहुत ही गुणी, बहुत ही प्यारे, हम सबके चाहते जो आज हमारी दुनिया में नहीं रहे, अशोक कुमार साहब, दादा मुनि अशोक कुमार साहब, वो उनके पास अगर ये मच्छर काटने के लिए चला जाए तो वो अपने अंदाज में किस तरह से भगाएंगे। दादा मुनि अशोक कुमार साहब मच्छर को देखते रिएक्ट करते हैं। अरे मच्छर, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे मत काट, अरे मुझे काटेगा तो तुझे दम्मा हो जाएगा, क्योंकि मैं दम्मे का मरीज हूँ, और वैसे भी मेरा खून पी करना तुझे मजा आएगा और ना मुझे मजा आएगा। अरे मेरा खून पी कर तुझे ऐसा लगेगा जैसे तूने थम्सअप पिया हो। अरे काटना है तो जाकर परेश रावल को काट, और उसका खून गर्म है, आजकल लोग काम भी कर रहा है, चले जा। तो मच्छरों ने सोचा यार सही बोल रहा है, इसको छोड़ दो, जाने दो। परेश रावल साहब के पास चला गया मच्छर। तो अपने अंदाज में किस तरह टिपिकल अंदाज में भगाते परेश रावल। साला मच्छर साला पागल हो गया है या बौखला गया है, साला मत तो समझा था विकृत हो गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। देख मच्छर, और काटना है तो मुझे अपना पार्टनर बना, दोनों पार्टनरशिप में काटते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, भारत माता से कच नहीं आता, चल फट। वहां से मच्छर चला गया हमारे शक्ति कपूर साहब के पास। तो वो किस तरह भागे, आओ ताक दिन आदिन आओ, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे काटना है तो काट दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर तू समझता है मुझे काटने से मेरी शक्ति तुझ में आ जाएगी तो इतनी गलत फहमी में है, क्योंकि मेरे अंदर तो अब शक्ति रही नहीं, सारी शक्ति घर के काम करने में खत्म हो गई। आओ मैं जाऊं ललिता। वहां से भाग गए हमारे बैडमैन गुलशन गुरोर साहब के पास। वो अपने अंदाज में भगाते हैं किस तरह से, बैडमैन मेरी जवानी के झटके, अगर उंगली तरफ भटके तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के, चल दुकान लाट के। वहां से मच्छर बोले यार चलो यार ये तो किसी कोई ढंग के कोई कॉमेडियन को काटते हैं जो बेहतरीन कटवाने में मजा है उसे काटते हैं। तो हमारे जॉनी लीवर साहब कहीं शूटिंग कर रहे थे, तो मच्छर को देखते ही उनके किस तरह भगाते हैं। बाबा
अरे मच्छर, मेरे भाई, मेरे जिगर में फेफड़े, मुझे मत काट। देख मच्छर, मेरी बीवी की आदत है छोटे छोटे बच्चे। ये पहले लड़का, इसका नाम राजू, खाता है काजू और बैठता दुकान के बाजू। मच्छर, मेरा खून मत पी, पीने तो नारियल पानी पी और निकल ले। तो वहां से भी निकल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे मच्छर चले जाते हैं। सबसे लास्ट में शाहरुख खान साहब। अच्छा अच्छा। शाहरुख खान साहब अपना अंदाज में किस तरह भगाते हैं। ए साला, तेरे को कितनी बार बोला रे साला? ये जंगल का वो बाजू कह रहा है तेरा, ये अपन का। अब उधर जीने का, उधर पढ़ने का दर क्या कह रहे, तू तो खल्ला। मच्छर ने बोला, ये तो किरण को छोड़ के मेरे पीछे और भागो यहाँ से। सबके अंदाज। हमारे बहुत से लोग फैन है, हमारे चाहने वाले, उनकी फरमाइश रहती है प्राण साहब। उनका कहना है कि भैया प्राण साहब आप बहुत अच्छा करते हैं। तो बहुत अच्छी उनकी फिल्म थी, सुपरहिट है, कि डायलॉग भी यादगार है मुझे रहा। तो कोशिश करता हूँ प्राण साहब किस तरह से, उनके एक अंदाज है, एक डायलॉग। कश्मीर से फूल लाए हो साहब, राजा भी बच्चा है। नादान परिंदे को दाना तो दिखता है, लेकिन फैलाया हुआ जाल नहीं दिखता। फिल्म शायद बॉबी की थी डायलॉग। बहुत सारे कलाकार हैं। बहुत खूब रियाज भाई, क्या यादगार पल बना दिया आपने। लेकिन आखिरी में जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ अपने सरे, मैंने मुझे पता चला कि आप लगभग पूरी दुनिया में लगभग 500 से अधिक शो कर चुके हैं। ज़्यादा ही हुआ है ना। तो ये 500 से अधिक शो में से सबसे यादगार पल कब रहा होगा कि एक शो करा और नहीं होता है, कोई छाप बन जाती है दिल के ऊपर। जैसे कि आपने जिस चीज़ की कल्पना ना की हो। हाँ, कल्पना ना करिए। डूबता सूरज डूबते डूबते अचानक से हम निकलने में वही देखिए, शोज तो हमने बहुत सारे की, आप लोग की दुआओं से। बहुत अच्छे अच्छे शो किए, हिंदुस्तान का कोने कोने में शो कर चुका हूँ। लेकिन एक यादगार वाली जो बात कर रहे हैं कि जो मैं भूल नहीं सकता। हाँ, इसकी अमिट छाप नहीं बन जाती है। जी हाँ, जी हाँ। वही है कि एक बार 2003 की बात कर रहा हूँ। जबलपुर का एक शो आया था जिसमें डुप्लीकेट थे, कलाकार डुप्लीकेट थे। हमारे साथ बहुत सारे कलाकार थे। उसमें ओरिजिनल थी मारुति गुड्डी और किशोर भानुशाली, और बाकी अनिल कपूर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सब डुप्लीकेट थे। बड़े पोस्टर में लगे थे। मैं भी पोस्टर में एक माइक लेके लगा हुआ था। अब यादगार इसलिए क्योंकि जहाँ होटल में ठहरे थे तो पूरी मीडिया अनिल कपूर से इंटरव्यू ले रही, शाहरुख खान से इंटरव्यू ले रही। मुझे लगा मैं भी कलाकार हूँ, ये मैं भी बॉम्बे से आया हूँ, मेरा भी कोई इंटरव्यू लेगा। लेकिन मेरी तरफ आने से पहले पिकअप हो जाता था। तो अंदर से मैं बहुत दुखी हुआ, नर्वस हो गया कि यार कलाकार का पेमेंट तो लिया है मैंने और बुलाया भी है, लेकिन वो इज्जत नहीं मिल रही, वो रिस्पेक्ट नहीं, बेइज्जती हो रही है हिसाब से। मतलब कोई बात नहीं, रब है, देखता है। फिर जहाँ शो था सारे कलाकार वहाँ गए ग्रीन रूम में, वहाँ भी इंटरव्यू वाले सब उन्हीं लोग के पीछे पड़े रहे। तो भी चलो और नर्वस हो गया। फिर सारे कलाकार की एंट्री, मैंने सोचा मारुति गुड्डी ओरिजिनल थी, जिनको पोस्टर में देख के लोग भीड़ इकट्ठा हुई थी, टिकट शो था, उनका एंट्री हो गई, किशोर भानु की हो गई। मैं और नर्वस कि यार बड़े बड़े आर्टिस्टों की एंट्री होने के बाद मुझे कौन सुनेगा। लेकिन कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। लास्ट में एक डांसर बजी थी जिसकी एंट्री बाकी थी। मुझे लगा अब मेरी एंट्री भी नहीं होगी, लेकिन वो डांसर से पहले मेरी एंट्री के लिए नाम आ गया आपके बीच, रियाज इंजन। भाई साहब, मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, ऊपर वाले की ऐसी कृपा और करम रहा, पता नहीं किसकी दुआ लग गई या ऊपर वाले को मुझ पे तरस आ गया। इतनी बेहतरीन जानदार सुपरहिट यादगार एंट्री रही, 20 मिनट नॉन स्टॉप मैंने लोगों पब्लिक को हंसाया। और जितनी तालियां मैंने किसी की एंट्री पे नहीं पाई, सुनी थी कान में, अपनी एंट्री पे पाई। और जब मेरी एंट्री हो गई, जब मैं नीचे गया तो मेरे और जो एंकर था, एंकर ने मुझे बुलाया वापस, रियाज इंडियन साहब एक बार वापस प्लीज़ आइए। दोबारा फरमाइश? हाँ, दोबारा बुलाया। बोला हाँ जी कैसे। उसने यूँ कांधे पे हाथ रखा और बोला पब्लिक से, बोले भाई साहब इस लड़के को मैं नीचे देख रहा था, ये पतला दुबला पतला, कोई ना जानता ना पहचानता, ये इतने लोगों के बाद इसे कौन सुनेगा। लेकिन देखिए कलाकार कलाकार होता है, कला वहाँ नहीं दिख रही थी, जगह पे आया तो कला दिखी। और आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, वाकई मैं इनका फ़ैन हो गया, मैं ज़बरदस्त फ़ैन। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरा जितना ये सीना
चौड़ा हुआ, जब स्टेज के नीचे उतरा तो एक दो मीडिया वाले रुके थे, मेरे पीछे आए सबको छोड़कर, बोले माफ़ी चाहता हूँ, आपके बारे में नहीं पता था मुझे, आप इतने अच्छे कलाकार हो और सारी चीज़ें आपसे, बोलो कोई बात नहीं। पैकअप होने के बाद भी इंटरव्यू उन लोगों ने लिया मेरा वहाँ पर। ये जीवन में मैं कभी भुला नहीं सकता, ऊपर वाले का करिश्मा हुआ वहाँ मुझे। चलिए, रब जिसको चाहता है बड़े दिल से चाहता है। तो मैं आखिरी में जाने से पहले ये थोड़ा सा चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए जी एक थोड़ा सा कॉमेडी का जो शगुफा है कुछ सुना देते तो बहुत अच्छा होता। शगुफा? हाँ, एज ए सौगात जब आप आए हैं हमारे मेहमान जी स्टूडियो, कोई भी जो आप जनरली जब शो वगैरह में जाते हैं तो जो आप करते रहते बस यही मैं उसी में से कोई एक गुलदस्ता निकाल के दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि, बल्कि मैसेज देना चाहूँगा, बहुत से बड़े कलाकारों को देखकर यूपी, बिहार, हर कोने कोने से लोग अमिताभ बच्चन को देखकर अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप से पैसा लेकर या चोरी से भागकर बॉलीवुड के में हीरो बनने के लिए आते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, आप में वो बात है तो ही आप घर से निकलिए, और अगर आप निकल ही गए हो तो आप दिन रात एक करके संघर्ष करिए, क्योंकि ये मुंबई दिखती बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे बहुत मेहनत है। क्या वो आप कर पाएंगे? अगर आप में वो जज्बा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे साथ के बहुत से मित्र हैं, वो बनना चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह करना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप आओ, प्रॉपर तरीके से आओ, जो नहीं आता आप सीखो, अगर आप में बात है तो आप बन जाओगे, बन जाओ। हाँ, तो दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग कलाकार हैं वो बनना चाहते हैं, जो कलाकार है वही बन पाएगा, ठीक है। हाँ, अपने माँ बाप का दिल दुखाकर घर से ना भागें, अपने माँ, जहाँ भी जाओ आप माँ बाप के आशीर्वाद हर वक्त लेते रहो, उनका दिल दुखा के कोई कुछ नहीं बन सकता। बहुत से लोग हैं माँ बाप का दिल दुखाकर भाग कर जाते हैं, फिर एक दिन वापस वैसे ही लौट जाते हैं खाली झोला लेकर। तो कलाकारों के लिए यही कहना चाहूँगी भैया कि कशिश दिल की हर चीज़ भुला देती है, कशिश दिल की हर चीज़ भुला देती है, बंद आँखों में भी सपने सजा देती है, इसलिए सपनों की दुनिया ज़रूर रखना, क्योंकि हकीकत तो अक्सर रुला देती है। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटा सा कोई एक कॉमेडी का कुछ एक गुलदस्ता पेश कर देते, कॉमेडी जो आप जनरली शो वगैरह में सुनाते रहते हो। कॉमेडी का ऐसा है आजकल, कॉमेडी का ऐसा है आजकल हर कोई घर में, ऑफिस में, दफ्तर में कॉमेडी ही चल रही है। जब से ये 1 साल लॉकडाउन में कोरोना आया है, हाँ, तो इस कोरोना काल पे जो का एक ऑब्जर्वेशन रहा हो, तो जब से लॉकडाउन आया, हाँ, लोगों ने हंसना सीखा भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सोच लिया दुखी ही रहने से अच्छा खुश रहो यार, खुश रहो, क्योंकि ना हाँ, अब कोरोना ऐसी चीज़ है जिसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता। हाँ, और कोरोना है ये भी न्यूज़ के जरिए पता चलता है, सही बात है ना। तो कोरोना में देखिए, मैंने बॉम्बे में एक ऑटो वाला से पूछा, भाई साहब क्या हाल है आजकल, कोरोना का क्या हाल है? अरे चुप कहिए भैया, कुछ कोरोना नहीं है, हम नहीं मानते। बोला आप नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। तो फिर ये पट्टी क्यों लगा रखी है? अरे ये यार कोरोना के डर के लिए थोड़ी लगाया, फिर वो तो अगला स्टेशन पे अगला सिग्नल क्रॉस करूँगा, ये हटाऊँगा तो 200 रुपये फाइन लग जाएगा। अच्छा, ये कोरोना के डर से नहीं, सरकार के डर से लगा रखा है। और एक हमारे पड़ोस में सोसाइटी में बाजार में बोला हम नहीं डरते कोरोना से, पति पत्नी सोसाइटी के बाजू में टहल रहे थे, मैंने देख लिया, अरे रमेश भैया क्या हाल चाल है? ठीक, तो आप कोरोना से डरने कब से लगे? हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। बोले तो फिर ये पट्टी क्यों लगा रखा है? आपने भी और भाभी जी ने भी लगा रखा है। मैं भी नहीं डरता, ये भी नहीं डरती, तो पट्टी क्यों लगा? यार ये पूरा साल लॉकडाउन में मैंने अपनी पत्नी से बोल बोल के इतना कर्जा लिया ना, तो अभी मुंह छुपा के भागना पड़ता। तो क्या बात है, सबकी अपनी अपनी हालात है, क्या करें। बोले, मैंने बोला अच्छा छोड़ो यार, कोरोना ये जाएगा कब? हमारे तुम्हारे कहने से नहीं जाएगा। बोले फिर रात को 12 बजे एक बाबा आते हैं, ठीक 12 बजे आते हैं, वो आबाद करें बर्बाद करने। 12 बजे आकर वो खाली बोल रहे हैं, मित्रा मेरे प्यारे देशवासी, कल से कोरोना गायब हो जाए, उसी दिन चला जाए।
बोले कैसे चला जाएगा, बुलाने से भी उन्हीं के आया है। अच्छा। तो कॉमेडी है, कहीं से भी हो जाती कॉमेडी। जैसे बोले ना कि एक पीके टाइट शराबी के डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बोले सीधे, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। बोले क्या क्या परेशानी, वो तो नहीं, आज बहुत परेशान हूँ। बोले सीधे खड़े रहो, उसी के तो दवा लेना है। बोले क्या हुआ, पीने बाद होश में नहीं रहता, घर के बजाय पड़ोस के घर में घुस जाता हूँ। देखिए कल कुत्ते की तरह हमारा, किसने, पड़ोसी ने, नहीं वो तो बहुत अच्छी, वो तो देवी है, कहती ज़्यादा नशे में रहे तो कहती यही सो जा। फिर मारा किसने, बीवी ने, कहती खाता है यहाँ सोता वहाँ। तो ट्रेजेडी होती है, कोई कुछ भी बोलता है। तो रियाज भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, बहुत मुझे शुक्रिया, बहुत आप अच्छा लगा हमारे भैया। स्टूडियो में आए। और तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बातचीत ये बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। रोज़ एक नए ऐसे ही अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे, बातचीत कराते रहेंगे। तो आप देखते रहिए नया लुक, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, शुक्रिया।